वेलकम वंस अगेन व्यूवर्स। जो हमारे झारखंड की सीरीज चल रही है उसकी यह तीसरी वीडियो है। इसमें हम झारखंड का आर्थिक परिचय देखने वाले हैं। पिछले वीडियो की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप उसे भी एक बार ज़रूर चेकआउट करें ताकि आपके ज्ञान का एक लिंकेज हो सके। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था दोस्तों यहाँ के जो मिनरल्स हैं और जो उद्योग इंडस्ट्री हैं उन पे टिका हुआ है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है मिनरल्स। तो चलिए खनिज के लिहाज से झारखंड कितना आगे है, कितना पीछे है, ये हम देखते हैं। संपूर्ण भारत का 40% खनिज संसाधन झारखंड में मौजूद है। झारखंड हमारा मिनरल्स के मामले में पूरे भारत में पहला स्थान रखता है दोस्तों। मतलब झारखंड में पूरे भारत का 40% खनिज का भंडारण मौजूद है, लेकिन मूल्य की दृष्टि से इस भंडारण का कितना उपयोग अपने आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए हम कर पा रहे हैं, उस पर अगर बात करें तो मात्र 26% ही मूल्य की दृष्टि से इसका योगदान है। झारखंड को भारत का रूढ़ तथा रत्नगर्भा कहते हैं। तो रत्नगर्भा तो इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने गर्भ में ये बहुत सारे मिनरल्स, रत्न और खनिजों को संचयन करके रखती है, तो ये रत्नगर्भा कहलाती है। और रूढ़ तो चलिए बताती हूँ। जर्मनी में एक जगह है रूढ़, जर्मनी का एक प्रदेश है रूढ़, जहाँ पे राइन नदी गुजरती है दोस्तों। और राइन नदी का जो अपवाद क्षेत्र है ना, वो अपने अपवाद क्षेत्र पे जहाँ से वो होकर गुजरती है, आसपास में बहुत सारे मिनरल, जैसे हमारे दामोदर नदी झारखंड से होकर गुजरती है, तो जहाँ जहाँ दामोदर नदी का अपवाद क्षेत्र है वहाँ बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। तो ये समानता होने के कारण, जो जर्मनी का रूढ़ प्रदेश है उससे समानता होने के कारण हम झारखंड को रूढ़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि भारत का रूट किसे कहते हैं। तो भारत का रूट झारखंड प्रदेश को कहते हैं, या छोटा नागपुर आए तो आप उससे भी टिक कर सकते हैं दोस्तों। अगर ऑप्शन में झारखंड ना होके छोटा नागपुर का पट्टा रहा है तो आप उसे भी टिक कीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं झारखंड में कितने प्रकार के खनिज हैं। तो टोटल 58 प्रकार के मिनरल्स झारखंड में पाए जाते हैं। और जो ये खनिजों को निकासी करने का जो खदान हमने बनाया है वो कितने हैं, 370। तो हमारे झारखंड का जो अर्थव्यवस्था उसका मुख्य आधार क्या हो गया, खनिज और उद्योग धंधे। झारखंड जो है वो अकेला ऐसा एकमात्र राज्य है जो कि यूरेनियम और कोकिंग कोयला का उत्पादन करता है। और सभी गैर कोकिंग कोयला जो है उनके खदानों का 1973 में राष्ट्रीयकृत किया गया था। जिस तरह से झारखंड यूरेनियम और कोकिंग कोयला का एकमात्र उत्पादक राज्य है और पूरे भारत में एक विशेष स्थान रखता है, ठीक इसी तरह भारत और भी कई मामलों में आगे है। जैसे कि जो पहला उर्वरक कारखाना था वो सिंदरी में खोला गया था, जो पहला लौह इस्पात का उद्योग था वो जमशेदपुर में खोला गया था, और भारत की जो सबसे बड़ी कोलवासरी है करगाली, वो भी हमारे झारखंड के बोकारो में है। और भारत की पहली कोलवासरी जो कि रामगढ़ के घाटों में है। तो आपने देखा कितनी सारी चीज़ों में हमारा झारखंड बहुत आगे है दोस्तों। मैं एक बार नोट डाउन कर देती हूँ। फर्स्ट उर्वरक कारखाना सिंदरी, पहला लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर में, सबसे बड़ी कोलवासरी तो पहले मैं आपको वासरी बता देती हूँ। वासरी मतलब दोस्तों जहाँ कोयले को वाश किया जाता है, जहाँ धोया जाता है। जैसे झारखंड में विटामिन्स कोयला पाया जाता है तो इसे धोकर इसकी गुणवत्ता को और इन्हेंस करते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी कोलवासरी कहाँ है, बोकारो में है, जिसका नाम है कारगाली। और सबसे पहली कोलवासरी, ये तो बड़ी तो हो गई कारगाली जो कि बोकारो में है, और सबसे पहली कोलवासरी भी झारखंड में ही थी। सबसे पहली वो घाटों में, घाटों कहाँ आता है, रामगढ़ में, रामगढ़ जिला के घाटों में सबसे पहली कोलवासरी को खोला गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। झारखंड के खनिज को हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला धात्विक खनिज जिसमें कि धातु के कण मौजूद हो, वैसे खनिज। दूसरा अधात्विक खनिज जिसमें धातु के कण मौजूद नहीं हो। तीसरा ऊर्जा खनिज जैसे कि कोयला, यूरेनियम, वैसे खनिज। ठीक है, तो धात्विक खनिज को भी हम 2 भाग में बांटते हैं। पहला हो गया लौह खनिज और दूसरा हो गया अलौह खनिज। लौह खनिज जिसमें कि लोहा होंगे और अलौह खनिज जिसमें कि लोहा नहीं होंगे। तो लौह खनिज में कौन कौन से हो जाएंगे, लौह खनिज में क्रोमाइड, मैग्नीज, जस्ता, टीन, सोना
इन खनिजों को देखेंगे। और अलौह खनिज जिसमें कि लोहा नहीं हो, जैसे कि तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, बॉक्साइट से एल्युमिनियम निकालते हैं हम लोग। फिर टंगस्टन हो गया। और जो ऊर्जा खनिज है उनमें दो तरह के होते हैं, जैसे कि एक परंपरागत ऊर्जा और एक होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा। तो परंपरागत में आपका कोयला आ जाएगा और गैर वाले में यूरेनियम आ जाएगा। तो एक एक कर करके हम इसे देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो ठीक है, धात्विक खनिज का लौह अयस्क क्या है, पहले हम इसको देखते हैं। तो झारखंड में धारवाड़ क्रम की चट्टानों से लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। लेकिन सोचने वाली बात यह कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें होती क्या हैं। तो चलिए मैं आपको एक नज़र पहले चट्टान क्या है उससे समझा दूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। तो 300 मिलियन ईयर साल पहले हमारा पृथ्वी ऐसा हुआ करता था। जैसे अभी आप देखते हो ना कि जो हमारा पृथ्वी है वो 7 कॉन्टिनेंट और 5 महासागर में बटा हुआ है। तो अभी 7 महाद्वीप हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। एक ही महाद्वीप हुआ करता था जिसे कि हम पेंजिया कहते थे। ये पीला वाला जो भाग आप देख रहे हैं वो पेंजिया है, ये स्थल का भाग है। 7 महाद्वीप ना होकर एक ही महाद्वीप था पेंजिया, और 5 महासागर ना होकर एक ही महासागर था, वो था पैंथलासा। ठीक है, ये पानी वाला भाग है जिसे कि हम पैंथलासा कहते हैं, और जो स्थल वाला भाग है वो पेंजिया है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, प्लेटों में हलचल हो रही थी, टाइम बीतते गया तो ये प्लेटें खिसकने लगी। फिर जो पेंजिया है ये देखिए, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ऊपर वाला जो होता है नॉर्थ वाला, उसे हम बोलते हैं लॉरेशिया या अंगारा लैंड, और नीचे वाले को बोलते हैं हम गोंडवाना लैंड। ठीक है, और ये 2 पार्ट में ही नहीं, ये लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड आपस में भी बहुत सारे पार्ट में विभाजित हुए। तो हमारा इंडिया जो भी हम देखते हैं ना यहाँ पे है, वो यहाँ पे नहीं था। इंडिया हमारा गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। देखिए यहाँ पे था इंडिया, यहाँ ये धीरे धीरे खिसक रहा है, देखिए खिसक रहा है। फिर प्लेट यहाँ यहाँ आ गया, फिर यहाँ आके देखिए ये एशिया के साथ नीचे आके जुड़ गया। तो इसीलिए जो हम आगे पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो हमारा कोयला है वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। तो कभी ना कभी जो भारत था वो क्या था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। भारत का जो अफ्रीका से एशिया जाने का जो क्रम था वो जब धीरे धीरे गया था, तो मान लीजिए भूमध्य रेखा से होकर गुजरा ही होगा, तभी तो एशिया में आया। तो आपको पता है जो कैप्रिकॉन और कैंसर का जो बीच का पार्ट है ये वाला, इसे हम क्या बोलते हैं, सदाबहार वनों का क्षेत्र बोलते हैं। तो जब यहाँ से होकर गुजरा होगा तो बहुत सारे वर्षा भी होंगी, ताप भी मिला होगा, तो बहुत सारे वनस्पतियों का विकास हुआ होगा, और धीरे धीरे आगे चलकर यही वनस्पति भू हलचल के चलते दब गए नीचे। तो दबने के कारण क्या हुआ, कोयले का निर्माण हुआ। यही कारण है कि झारखंड के जितने कोयले हैं उनको बोला जाता है कि गोंडवाना क्रम के चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। तो गोंडवाना क्रम चट्टानें क्या थी मैंने आपको बता दिया। अब बताती हूँ धारवाड़ चट्टानें क्या होती हैं, क्योंकि जितने भी मिनरल झारखंड में पाए जाते हैं उनको अधिकांश 90% धारवाड़ क्रम के चट्टानों से मिलते हैं। तो ये धारवाड़ चट्टानें होती क्या हैं मैं आपको पहले वो बताती हूँ। ऐसे तो बहुत तरह के चट्टान है दोस्तों, लेकिन मैं 2 ही यहाँ मुख्य लेके चल रही हूँ। लोहा किससे बना, किन चट्टानों से बना, और कोयला किन चट्टानों से बना। क्योंकि जो हमारा झारखंड है उसमें लोहा और कोयला हमारे झारखंड की अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देखिए, जैसे पृथ्वी हमारी वर्तमान में अभी है वैसे करोड़ों साल पहले नहीं थी। इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट था, ये आग के समान लाल तप्त गोले के समान थी, और इसमें बराबर ही उद्गार हलचल होते रहता था। देखिए ज्वालामुखी का विस्फोट हो रहा है और मैग्मा बाहर निकलती है, मैग्मा बाहर निकलती है और ठंडा होती है, और जब ठंडा होने के बाद जो चट्टान का निर्माण होता है सर्वप्रथम, जिसे हम प्राचीन चट्टान या आग्नेय चट्टान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पुराना चट्टान क्या हो गया, वो आग्नेय पत्थर, जिसे कि आग्नेय चट्टान बोलते हैं। फिर समय के साथ इसमें क्या होता है, अपरदन हुआ, अपक्षय हुआ, चट्टानें टूटी फूटी, तो ये इनसे अवसादी चट्टानों का निर्माण हुआ। और यही अवसादी चट्टानों में फिर से चेंजेस होता है क्लाइमेट का, और ये रूपांतरित चट्टानों में बदल जाती हैं। ये अवसादी चट्टानों से भी रूपांतरित चट्टानें बदल सकती हैं, और डायरेक्ट आग्नेय से भी। ठीक है, ये जो आग्नेय चट्टान आप देख रहे हैं इसमें मिनरल्स बहुत पाया जाता है, बहुत ज़्यादा ही। लेकिन क्या होता है, इसमें इतना संघनन होता है कि इससे मिनरल्स निकाल पाना काफ़ी खर्चीला है, काफ़ी मुश्किल है। तो हम मिनरल्स किससे निकालते हैं, अवसादी चट्टानों से। क्योंकि आग्नेय चट्टान का ही अवसादी चट्टान क्या है, एक रूप है जो कि अपरदन और अपक्षय होने के बाद हमें मिला है। तो ये तो आग्नेय चट्टान से क्या हुए, थोड़े महीन कण हुए, महीन कण होंगे इन चट्टानों में, तो हम इसमें से आसानी से निकासी कर सकते हैं मिनरल्स का। और एक और ज़रूरी बात, ये आग्नेय चट्टान में से कभी भी कोयला नहीं मिलेगा। ठीक है, मिनरल्स में मतलब क्या, कैसे मिनरल्स मिलेंगे हमें, वैसे मिनरल्स मिलेंगे जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, तांबा, सोना, चांदी सब मिलेगा, लेकिन कभी भी कोयला नहीं मिलेगा।
क्योंकि इसमें जीवाश्म ही नहीं होंगे, इसमें इतना हीट होगा कि जीवाश्म रह ही नहीं सकता। या आप ये भी बोल सकते हैं कि इतनी करोड़ों साल पहले की बात है कि उस समय कोई भी जीव जंतु होंगे ही नहीं। जीव जंतु कहने का मतलब जीव क्या हो गया, हम लोग पेड़ पौधों को भी जीव बोलते हैं, और जीव जंतु मनुष्य नहीं मैं बोल रही हूँ, जैसे कि जो मछली हो गए, रेंगने वाले जीव हो गए, जो समुद्री जीव थे, मैं उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन ये अवसादी चट्टान में हमें कोयला मिलेंगे दोस्तों। ऐसा इसलिए कि जो अग्नि से अवसादी बनने का क्रम है ना, जब अग्नि से अवसादी बनता है, अपक्षय होता है, अपर्दन होता है, चट्टानों का जो लेयरिंग हो रहा है ऐसे ऐसे करके, तो उसमें जीवाश्म जो है वो फंस जा रहे हैं, समय बीतते जाता है, फिर ऐसे लेयरिंग हो रहा है अपक्षय अपर्दन के कारण। तो चट्टान क्या हो रही है, चट्टान अपने अंदर बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करती है, प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तो जो जीवाश्म है वो कोयले का रूप ले लेते हैं। तो अवसादी चट्टानों में हमें कोयला मिलता है। चलिए एक नज़र फिर से देख लेते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें और धरवाड़ क्रम की चट्टानें। तो पहले देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। तो इन चट्टानों का निर्माण कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के बीच हुआ था। कार्बोनिफेरस से जुरासिक काल के बीच इनका निर्माण हुआ था, तो कहने का मतलब यही है कि उस समय वनस्पति और जीव जंतुओं का निर्माण हो चुका था, और उनके ही जीवाश्म से हमें क्या मिलता है, कोयला मिलता है। गोंडवाना का जो शब्द की उत्पत्ति थी दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक गोंड क्षेत्र है, उसी के नाम पर हुआ है। ठीक है, अब भारत में जितना कोयला है उसका 90% अधिकांश कोयला जो वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों से हमें मिलता है। कार्बोनिफेरस काल के दौरान प्रायद्वीपीय भारत में अनेक दरारों का निर्माण हुआ। इन दरारों के सहारे भूमि के धंसने से बेसिनुमा गर्तों का निर्माण हुआ। इन्हीं गर्तों में तत्कालीन वनस्पति के दबने से उस पर हुई ताप व दाब की क्रिया से कोयले का निर्माण हुआ। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दिया है। वर्तमान में कोयला भारत की दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी व वर्धा आदि नदी घाटियों में पाया जाता है। अभी आगे हम देखेंगे दोस्तों। धरवार क्रम की चट्टानें, इन चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपर्दन व निक्षेपण से होता है। आर्कियन वही आग्नेय चट्टान को ही आर्कियन चट्टान बोलते हैं। इनके अपर्दन व निक्षेपण से क्या होता है, अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अवसादी चट्टान से हमें क्या मिलता है, धरवार क्रम की चट्टानें। ऐसा तो आग्नेय चट्टान से भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन बताया था मैंने आपको, बहुत ज़्यादा खर्चीला, बहुत ज़्यादा महंगा हम नहीं निकाल पाएंगे। ये सबसे प्राचीन अवसादी चट्टानें हैं। इन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते थे। इसके दो कारण माने जाते हैं, या तो उस समय जीवों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, या फिर लंबा समय बीत जाने के कारण इन चट्टानों के जीवाश्म नष्ट हो गए होंगे। मैंने आपको पहले बता दिया। चलिए चट्टान हो गया, अब हम देखते हैं खनिज क्या होता है। खनिज से पहले चट्टान बताना जरूरी था, क्योंकि अगर हम ये नहीं समझेंगे कि जो हमें झारखंड में खनिज मिल रहे हैं उनका सोर्स क्या है, वो उनका स्रोत क्या है, वो किन चट्टानों से हमें मिल रहे हैं और चट्टान होते क्या हैं, तब तक हम नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। केवल रट्टा मार के पढ़ने से नहीं होगा। तो चलिए खनिज को देखते हैं, और खनिज में भी सबसे पहले हम धात्विक खनिज को देखते हैं। धात्विक खनिज में चलिए आइए, लौ अयस्क क्या होते हैं पहले उन पर गौर फरमाते हैं। तो झारखंड में धारवाड़ क्रम के चट्टानों से लौ अयस्क की प्राप्ति होती है। धारवाड़ क्रम की चट्टाने में आपको क्या बताया था, अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें जो अंदर से मैग्मा निकला, वो ठंडा हुआ, तो सबसे प्राचीन चट्टान था क्या, आग्नेय चट्टान। लेकिन आग्नेय चट्टान से हम लोहा नहीं निकाल पा रहे हैं। उसमें भी है, लोहा है, सोना, तांबा, चांदी, निकल सब है, लेकिन हम नहीं निकाल पा रहे हैं। उसका कारण क्या है कि उसमें बहुत ज़्यादा संग्रहण है। और अवसादी चट्टान क्या है, उसका एक रूपांतरित रूप है, उसी का ही रूप है, लेकिन वो अपक्षय और अपर्दन के बाद हमें मिला है। तो उसमें क्या होंगे, कण जो होंगे वो छोटे होंगे आग्नेय से, तो हम आसानी से उसमें निकाल सकते हैं। तो इसीलिए अवसादी चट्टान को ही क्या बोलते हैं, धरवाड़ क्रम। ठीक है, अवसादी चट्टान का ही रूप है धरवाड़ क्रम के चट्टान। झारखंड में हेमेटाइट लो अयस्क का भंडार 99% है। अब ये हेमेटाइट क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं। तो देखिए, जो लोहा है वो 4 तरह का होता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सीडेराइट। और जितना ज़्यादा उसमें कार्बन होगा उतना खराब लोहा माना जाता है, और जितना ज़्यादा उसमें लोहा होगा वो उतना अच्छा माना जाता है। कोयले के साथ क्या है, जितना ज़्यादा कार्बन होगा कोयला उतना अच्छा, और लोहे के साथ उल्टा। तो देखिए इसमें क्या होता है, 72% लोहा होता है और बाकी जो बचा वो कार्बन होता है। तो सबसे ज़्यादा उच्च कोटि का जो लोहा होता है ना, वो मैग्नेटाइट को माना जाता है। उसके बाद क्या आता है, हेमेटाइट। इसमें क्या होता है 60 से 70 तक, और लिमोनाइट में 40 से 60, और सबसे खराब होता है सीडेराइट, बहुत ही खराब होता है। तो हमारे झारखंड में जो दोस्तों पाया जाता है ना लोहा, वो सबसे ज़्यादा हेमेटाइट पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट, उत्पादन की दृष्टि से झारखंड राज्य हमारे देश में 20% भागीदारी रखता है। यानी कि हमारा जो झारखंड है लोहे का कितना उत्पादन कर रहा है हर साल, 20%। देश में संचित भंडार के मामले में तीसरा, यानी कि हमारे पास जो लोहा है वो तीसरे पोजीशन पे हम आते हैं भंडारण के मामले में, लेकिन उत्पादन के मामले में हम आगे हैं, दूसरे स्थान पे हैं। सर्वप्रथम खनन सिंहभूम में 1904 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, झारखंड में लौह अयस्क की प्राप्ति कुल्हान प्रमंडल के पश्चिमी सिंहभूम जिले से होती है। यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा लोहा का खान नोआम मुंडी है।
कि बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा लोहा का खान नोआमुंडी कहाँ है, तो वो पश्चिमी सिंहभूम जिले में है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। और जो चिरैया खान है, इसे भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये भी पश्चिमी सिंहभूम में ही है, जो कि सरंडा वन क्षेत्र में स्थित है। अब देखते हैं क्रोमाइट। तो क्रोमाइट का जो उपयोग होता है ना, वो स्टेनलेस स्टील बनाने में किया जाता है, और ये पश्चिमी सिंहभूम के जोरहाटू में इसका निर्माण होता है। तो ज़्यादा बहुत सारा ज्ञान दे दूंगी तो कोई फ़ायदा नहीं रहेगा, ठीक है। हमें विद्वान नहीं बनना है, हमें एग्जाम क्रैक करना है, हमें उतनी ही नॉलेज चाहिए जितना हमें ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा पढ़ लिया, अनवांटेड पढ़ाई हो गया और कुछ उसका यूज़ ही नहीं हो रहा। तो ठीक है, अब हम क्या देखेंगे आगे, जितने भी आने वाले हैं, हम लोहे और कोयले को छोड़ के दिया जाए तो जितने भी मिनरल्स हैं ना दोस्तों, तो उसका बस देखना है हमें कि कहाँ पाए जाते हैं झारखंड में और क्या उनका उपयोग है, बस। तो जो क्रोमाइट है वो, उसका उपयोग होता है स्टेनलेस स्टील बनाने में, और ये पश्चिमी सिंहभूम के जोरहाटू में इसका निर्माण होता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखते हैं मैंगनीज। तो मैंगनीज क्या है, इस्पात तथा सूखा बैटरी बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और ये भी सिंहभूम में मिलते हैं। जस्ता, लोहे और स्टील को संक्षारण से बचाने के लिए, मतलब लोहे पर जिंक का एक लेप चढ़ा दिया जाता है, जिससे कि ऑक्सीजन डायरेक्ट लोहे पे कोई असर नहीं कर पाता है और जंग नहीं लगता है, तो लोहे का अपक्षय नहीं होगा, उसका संक्षारण नहीं होगा, तो लोहा काफ़ी दिन तक टिका रहता है जस्ते का लेपिंग करने से। तो ये हजारीबाग, संथाल परगना और पलामू में पाया जाता है। अब देखते हैं सोना। तो झारखंड में जो सोना है ना, वो हमें दो जगह से मिलता है, पहला चट्टान से और दूसरा रेत से। रेत से बात करेंगे तो नदियाँ से ही मिलेंगी। तो स्वर्णरेखा नदी से हम सोना निकालते थे दोस्तों, ये पहले की बात थी। अभी तो बहुत ज़्यादा खर्चीला पड़ता है रेत से सोना निकालना, तो हम नहीं निकालते हैं। दूसरा चट्टान से, तो सिंहभूम की चट्टानों से सोना का निकासी आज भी होता है, और उत्पादन की दृष्टि से झारखंड दूसरे स्थान पे है दोस्तों, ठीक है। अब बात करेंगे अलौह खनिज की। जितने लौह खनिज थे हमने सबको देखा, अब है अलौह खनिज। तो अलौह खनिज में सबसे पहले बात करते हैं तांबा। तो भारत का 18 से 20% झारखंड में भंडारण तांबे का है। तांबे का उपयोग क्या क्या होता है, तो बर्तन बनाने में, विद्युत उपकरण में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पूर्वी सिंहभूम के जो मौसाबनी है और घाटशिला है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में हज़ारों बार क्वेश्चन पूछे हैं, कभी JSSC कभी JPSC के अलग अलग एग्जाम में बार बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो आप ये दो नाम याद रखिएगा, मौसाबनी और घाटशिला तांबे के लिए जाना जाता है, ठीक है। मौसाबनी में सबसे पहले 1928 ईस्वी में इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड नामक कंपनी ने खनन का कार्य प्रारंभ किया। मौसाबनी में कौन किया था सबसे पहले 1928 में, कंपनी का नाम इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन लिमिटेड, और घाटशिला में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कंपनी। अब आगे बढ़ते हैं। बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान है। उच्च गुणवत्ता वाले बॉक्साइट झारखंड में पाए जाते हैं। इनमें से 55 से 65% एल्युमिनियम होता है। कहने का मतलब क्या हो गया, उच्च गुणवत्ता वाले बॉक्साइट, बॉक्साइट से तो एल्युमिनियम निकालते हैं ना हम लोग। एल्युमिनियम कहाँ से आता है, बॉक्साइट से आता है। तो उसको उच्च गुणवत्ता वाला कब बोलेंगे, जब हम अधिक से अधिक एल्युमिनियम का प्राप्ति कर पाएंगे। तो 55 से 65% जो एल्युमिनियम होते हैं ना, वो झारखंड के बॉक्साइट से हमें आसानी से मिल जाते हैं। और जो झारखंड है वो उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान रखता है भारत में। बॉक्साइट की प्राप्ति मुख्य रूप से राज्य के गुमला और लोहरदगा जिले से होता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बार बार। गुमला और लोहरदगा जिला बॉक्साइट की नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो बॉक्साइट गलाने का कार्य है ना, वो मुरी में किया जाता है, और किस कंपनी के द्वारा, हिंडाल्को कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं टंगस्टन। टंगस्टन क्या है, टंगस्टन से देखते होंगे आप, जो बल्ब होते हैं उनके जो फिलामेंट होते हैं ना, वो टंगस्टन से बनाए जाते हैं। बिजली के उपकरण बनाने में इनका उपयोग होता है। और ये कहाँ मिलते हैं, पूर्वी सिंहभूम के कालामाटी में, और हजारीबाग जिले में भी कुछ कुछ भाग में टंगस्टन मिलता है। अब देखते हैं अधात्विक खनिज। मैं यहाँ हेडलाइन देना भूल गई। अधात्विक खनिज का ही उदाहरण है अभ्रक। उत्पादन की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान। उपयोग विद्युत उपयोग में, सौंदर्य प्रसाधनों में, औषधि निर्माण में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। अभ्रक की प्राप्ति कोडरमा तथा गिरिडीह जिले से होती है। और कोडरमा को क्या कहते हैं, भारत की अभ्रक की राजधानी कहा जाता है। भले ही हमारा तीसरा पोजीशन हो अभ्रक उत्पादन में, लेकिन कोडरमा को क्यों कहते हैं, इसका कारण ये है कि कोडरमा में रूबी अभ्रक मिलता है। रूबी अभ्रक क्या होता है, अभ्रक की उच्च क्वालिटी होती है। इसका रंग हल्का गुलाबी होता है दोस्तों, और झारखंड ही एकमात्र ऐसा राज्य है जो रूबी अभ्रक का प्रोडक्शन करता है। अब देखते हैं काइनाइट। इसका उपयोग होता है चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने में। कोल्हान प्रमंडल में जो पूर्वी सिंहभूम जिला है ना, वहाँ पे एक जगह है लिप्साबुरु, वहाँ पर काइनाइट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। तो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अधात्विक खनिज में ही ग्रेफाइट और चूना पत्थर दो बचे हुए, चलिए इन्हें भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेफाइट को हम काला शीशा भी कहते हैं। जो पेंसिल होता है उसको बनाने में भी ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं, जो काला वाला पार्ट जिसे हम लिखते हैं,
वो ग्रेफाइट से ही बना होता है। तो सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है, क्वेश्चन पूछे तो पलामू में। चूना पत्थर, तो चूना पत्थर का उपयोग सीमेंट उद्योग में किया जाता है। हमारे पलामू के जो जपला हैं उसमें सीमेंट उद्योग प्रसिद्ध है, जपला का सीमेंट उद्योग। अब आगे देखेंगे दोस्तों ऊर्जा खनिज, ठीक है। तो ऊर्जा खनिज जो थे उनको हमें दो भागों में बांटा था, परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा। परंपरागत में हमने देखा था कोयला, तो चलिए कोयले को देखते हैं पहले। झारखंड में कोयले की प्राप्ति गोंडवाना चट्टानों से होती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया गोंडवाना चट्टानें क्या हैं। एंथ्रासाइट तथा बिटमिन्स दोनों प्रकार के कोयले झारखंड में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बिटमिन्स कोयला पाया जाता है, लगभग 90% दोस्तों। भंडार की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो तीसरा, ठीक है। प्रतिशत में पूछेगा एग्जाम में तो याद रखिएगा कि पूरे भारत का 30% भंडारण झारखंड में है और उत्पादन की दृष्टि से 18% उत्पादन हम कर पाते हैं हर साल। सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र झरिया धनबाद, यानी कि जितना कोयला झारखंड में उत्पादन किया जाता है, झरिया अकेले 60% कोयले का उत्पादन करता है। झरिया कहाँ है, धनबाद में है। कोयला निकालने वाली प्रथम कंपनी बंगाल कोल कंपनी थी दोस्तों। सारे एग्जाम में पूछेगा फैक्ट मैंने आपको बताया है दोस्तों, तो जितनी भी चीज़ें उनको स्किप मत कीजिएगा, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। राज्य का सबसे बड़ा कोयला खान कर्णपुरा कोयला खान है, लेकिन उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो सबसे बड़ा कोयला खान आम्रपाली चतरा है। खान की बात करें, जगह का नहीं, जगह का बात करेंगे तो झरिया का, धनबाद का झरिया होगा, ठीक है। और यहाँ कोयले खान की बात की जाती है, सबसे बड़ा कोयला खान कर्णपुरा कोयला खान, और उत्पादन कौन करता है, आम्रपाली चतरा सबसे ज़्यादा, ठीक है। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। तो एंथ्रासाइट में सबसे ज़्यादा कार्बन पाया जाता है, मैंने आपको बताया था कि लोएस्क में कार्बन पाएंगे तो उन्हें क्या बोलेंगे, जितना अधिक कार्बन उतना खराब लोहा। अब कोयले के साथ उल्टा है, जितना ज़्यादा कार्बन उतना अच्छा कोयला। तो एंथ्रासाइड में 94 से 98% कार्बन पाए जाते हैं, बिटमिन्स में 78 to 86%। तो बिटमिन्स कोई ख़राब कोयला नहीं है, बहुत अच्छा कोयला है। लिग्नाइट 28 से 30 और पीट 27%, वो थोड़ा ख़राब कोयला माना जाता है लिग्नाइट और पीट, लेकिन एंथ्रासाइट और बिटमिन्स उच्च कोटि के कोयले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा या आणविक खनिज बोल सकते हैं। तो उत्पादन की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान है यूरेनियम का दोस्तों, ठीक है। यूरेनियम का जितना उत्पादन हम करते हैं कोई नहीं करता है। पूर्वी सिंहभूम जिले के जादूगोड़ा नामक स्थान से यूरेनियम की प्राप्ति होती है, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो ठीक है, वीडियो को अब समाप्त करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने देखा कि जो हमारा झारखंड है उसकी अर्थव्यवस्था खनिज और उद्योगों पे टिकी हुई है, ठीक है। खनिज और उद्योग के विकास हुआ है तो हमारा अर्थव्यवस्था का भी विकास हुआ है। और जर्मनी के जो रूढ़ प्रदेश थे उनके नाम पे ही भारत का। फिर हम देखें कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें क्या होती हैं, फिर गोंडवाना लैंड की चट्टानें क्या होती हैं, चट्टानों को समझा हमने। फिर धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, ऊर्जा खनिज क्या हैं उनको देखा, ठीक है। तो आज के चैप्टर में सारा खनिज जो जो इम्पोर्टेंट थे, सारा तो मैं नहीं कहूँगी, जो जो इम्पोर्टेंट थे एग्जाम के लिहाज से जितना आपको जानना चाहिए मैंने आपको सब करा दिया दोस्तों। तो एक बार फिर से आप रिवीजन कर लीजिए, सही रहेगा। और जो भी कुछ आपको प्रॉब्लम होगी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी सारी डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लाइक नहीं करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जो मेरी एक वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप कुछ समय दे रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपके मन में किसी तरह का संकोच रहे, कोई प्रॉब्लम कोई डाउट रह के आप फिर आगे बढ़े। तो आपकी जो भी दिक्कतें होंगी, आप एग्ज़ाम रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड जो भी दिक्कतें होंगी वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं सबका समाधान करने की कोशिश करूँगी दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।